इंडिया अगले 4 या 4.5 साल में आपका थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी। 4 पकड़ लें या 4.5, मतलब 5 से पहले पहले है। जर्मनी को 1.5 साल में ओवरटेक कर लेगा, और आपका फिर 2-2.5 साल लगेंगे जापान को ओवरटेक करने में। तो सोने की लंका है, आप यहाँ पे रहें, बिल्कुल आपके लिए आसानी होगी और बहुत सी चीजें होंगी। तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट दी। उन्होंने ये बोला कि जन्म भूमि के बारे में उन्होंने ये बोला कि जो मेरी जन्म भूमि है वो चाहे आग से भी भरी हो, चाहे जितनी भी वहां पे मुश्किलात हो, मैं अपनी जन्म भूमि में रहना पसंद करूंगा। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? आप ये कहते नजर आते हैं कि जी मैं पाकिस्तान छोड़ने वाला हूँ। हमारा है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। जिंदा रहेंगे तो जन्मभूमि को भी इंजॉय कर लेंगे। फिर आप हमारे में एक ये भी तो कॉन्सेप्ट है ना कि ये कलयुग है, वो त्रेता युग था। त्रेता, द्वापर और अब ये कलयुग, सबसे आखिरी युग। वक्त का भी फर्क है, जमाने का भी फर्क है, हालातों का भी फर्क है। और उस टाइम पे जान का वो नहीं था। वो इंडिया में एम्पायर इंडोनेशिया पे भी रूल करता था, वियतनाम पे भी रूल करता था, थाईलैंड पे भी रूल करता था। ठीक है, उनके जो फिर लेकिन उन्होंने अटैक करके नहीं, पहले उन्होंने शादियां की, अलायंसेस किए, ट्रेड किया। वो इस तरीके से आगे बढ़े। और फिर नफरत तो आपकी एजुकेशन सिस्टम में, और तो किसी के खिलाफ नफरत नहीं डाली। थोड़ी बहुत इसराइल के खिलाफ है, लेकिन इंडिया के खिलाफ तो आप देखें ना। मीडिया खोलें तो इंडिया के खिलाफ, आप बुक्स खोलें तो इंडिया के खिलाफ, आप कॉलेज जाएं तो खिलाफ, आप यूनिवर्सिटी लेवल पे भी चले जाएं उधर भी इंडिया के खिलाफ। ठीक है, आप पॉलिटिक्स देखें तो वो इंडिया के खिलाफ। अब क्या 3 नस्लें यही पढ़ रही हैं? एक बच्चा ग्रूम कैसे होगा? सर, दुनिया भर में है ना, झूठ की कीमत होती है, पाकिस्तान में सच की कीमत अदा करनी पड़ती है। हम इंटरव्यू देने से पहले आपसे सवाल पूछते हैं, टॉपिक मैं सवाल पूछता हूँ, मैं टॉपिक पूछता हूँ। और मैंने आपको एक दफा बोला भी कि इन इन टॉपिक्स, इन इन सवाल को अवॉइड करें। जब हम पूरा सच नहीं, पूरे आसियान कंट्रीज का जितना जीडीपी है और इंडिया का जो जीडीपी है, वो इंडिया से शायद कुछ बिलियन ऊपर है, कुछ 100 बिलियन ऊपर है, और आबादी में इंडिया से कम है। सेम अगर आप अफ्रीका को उठा के देखें, तो पूरे के पूरे अफ्रीका की जो 54 कंट्रीज हैं, उनकी पॉपुलेशन इंडिया से कम है, और उनकी जीडीपी भी इंडिया से कम है। 3.2 या 3.3 ट्रिलियन डॉलर है। सेम अगर आप मिडिल ईस्ट को कंपेयर करें, मिडिल ईस्ट को भी छोड़े, आप अरब वर्ल्ड उठा लेते हैं, अरब लीग जिसमें 22 मुल्क हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले तो आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरी एफर्ट्स को, मेरे काम को पसंद करते हैं। लेकिन अभी तक अगर किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हमारे साथ मौजूद हैं दिविक कुमार भाई, जो कि किसी तारुफ के मुहताज नहीं है, बहुत अच्छी बात करते हैं, अथेंटिक और एजुकेशनल वे में बात करते हैं। इनसे आज हम बात करेंगे, लेकिन बात ये नहीं करेंगे इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन, बात ये नहीं करेंगे कि क्या बेहतरी हो सकती है, क्या खराबी हो सकती है। बात हम ये करेंगे कि अगर आज सिंधु नदी की बात की जाए, सिंध नदी की बात की जाए, उसकी हिस्ट्री, उसका लिंक हिंदू कम्युनिटी के साथ क्या है, हिस्ट्री क्या है। सेकेंडली हम ये बात करेंगे कि क्या रीजन है कि हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान से बहुत तेजी से मूव होती नजर आ रही है। ये बात करेंगे जो मेजर चीज है कि पाकिस्तान में रहते हुए एजुकेशन सिस्टम जबकि सबको एक ही मिलता है, तो वो यहाँ पे इस्लामिक कंट्री है, मेजोरिटी मुसलमानों की है। ऐसे माहौल में, ऐसे एजुकेशन सिस्टम में उन्होंने क्या चीजें फेस की एज ए हिंदू। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। जी दिवेक भाई, कैसे हैं आप? जी, बिल्कुल शुक्रिया सर शोएब भाई, आप कैसे हैं? आप बताएं। मैं भी मैं ठीक शुक्रिया, हूँ। आपने हमें बुलाया। बहुत शुक्रिया, हमारे इस प्रोग्राम में आए, आपकी मेहरबानी है। दिविक भाई, इंटरव्यू हम या ये सेशन प्रॉपर स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो भी हमारे इस प्रोग्राम में आता है उससे पहला सवाल हम ये करते हैं कि उसके लिए रिलीजन फर्स्ट है या नेशन फर्स्ट है? आप एज ए पाकिस्तानी क्या कहना चाहेंगे? आपके लिए रिलीजन फर्स्ट है या नेशन फर्स्ट है? जी, मेरे लिए नेशन फर्स्ट है। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा दिविक भाई, अगर बात की जाए सिंधु नदी की, सिंध नदी की बात की जाए, इसकी हिस्ट्री की अगर बात की जाए, इसके ऊपर आप क्या नॉलेज रखते हैं और हिंदुओं का क्या रिलेशन है, क्या लिंक है सिंध के साथ, सिंधु नदी के साथ? देखिए, सिंधु नदी की जो हिस्ट्री हजारों साल पुरानी है, पर ये जो सिंधु का जो ज्यादा कॉन्सेप्ट है, वो सिंधु से हिंदू निकला है। तो ये जो हिंदू वर्ड है, ये ज्यादा पुराना नहीं है। 15, जो ये आप समझे, 1200 से 1400 साल पुराना वर्ड है हिंदू। क्योंकि अरब जो आए थे वो सिंधु नहीं बोल पाते थे। जैसे अरब में आज भी पाकिस्तान नहीं बोल पाते, वो पाकिस्तान बोलते हैं।
क्योंकि उनकी लैंग्वेज में वो पाक नहीं है। तो इसी तरीके से उनकी लैंग्वेज में सिंधु नहीं था, वो हिंदू हो गया। ठीक है, असल में हम लोग जो कहलाते हैं या अपने आप को जो हम खुद कहते हैं, हम कहते हैं सनातनी है हम लोग। ठीक है, सिंधु नदी की ये हिस्ट्री है। दूसरा देखें, सिंध की हिस्ट्री तो आप 5,000 साल पहले चले जाए, महाभारत से जाके जुड़ती है। महाभारत में भी सिंध का जिक्र है, और सिंध के लोग महाभारत में भी लड़े थे। उसके अलावा आप देखें, अगर आप सिंध से भी पहले जाएंगे, कि जो सिंधु नदी या जो जिसको हम आज मॉडर्न वर्ल्ड में इंडस रिवर कहते हैं, इससे पहले जाएंगे तो सरस्वती रिवर हुआ करती थी। 8 से 9 हजार साल पहले वो भी इसी पाकिस्तान के एरिया में ही फ्लो करती थी। कश्मीर से ये पंजाब सिंध और ये इंडिया का गुजरात हरियाणा, मतलब वो था उनका। और इसकी ये साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है। सरस्वती रिवर की तो जो रेफरेंस है वो हमें वेदों में भी मिलता है। तो हमारे ऋग्वेद में सरस्वती रिवर की रेफरेंस भी है। और देखिए, सिंध इज वेरी रिच इन टर्म्स ऑफ कल्चर, इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री। और हिस्ट्री भी इसमें बहुत सारे किस्म की, ये नहीं कि एक किस्म की हिस्ट्री है, क्योंकि 5,000 साल पुराना है, आप खुद अंदाजा लगा। तो उसमें डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट हिस्ट्री रही है। और सिंध ने हमेशा इस एरिया को, इस सब कॉन्टिनेंट को, जिसको हम सब ठीक है दिविक भाई, मैं राम जी के बारे में स्टडी कर रहा था तो मुझे लंका का जो सारी हिस्ट्री है वो सामने आई। जब उन्होंने राम जी ने लंका को फतह किया तो वहां पे उन्हें ये कहा गया कि ये तो सोने की लंका है, आप यहाँ पे रहें, बिल्कुल आपके लिए आसानी होगी और बहुत सी चीजें होंगी। तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट दी। उन्होंने ये बोला कि जन्म भूमि के बारे में उन्होंने ये बोला कि जो मेरी जन्म भूमि है वो चाहे आग से भी भरी हो, चाहे जितनी भी वहां पे मुश्किलात हो, मैं अपनी जन्म भूमि में रहना पसंद करूंगा। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? आप ये कहते नजर आते हैं कि जी मैं पाकिस्तान छोड़ने वाला हूं और हिंदू जितने भी हैं मैं हम यहाँ से शिफ्ट होना चाहते हैं। तो आप तो राम जी की जो स्टेटमेंट है थोड़ा सा फिर उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, उनकी जो स्टेटमेंट है वो एक अलग टाइम पे थी। और अगर उनके टाइम का भी हम एग्जाम्पल ले लें, जो लोग रावण के एम्पायर में रहते थे लंका में, और जो लोग रावण से खुश नहीं थे, वो भी लंका छोड़ के गए, क्योंकि रावण उन पर जुल्म करता था। ठीक है, लेकिन जब रावण से वो लंका आजाद हो गई तो वो अपनी जन्मभूमि पे वापस आ गए। तो जन्मभूमि कहीं नहीं जा रही, हम जा रहे हैं। कितने टाइम के लिए जा रहे हैं हमें भी नहीं पता। क्या पता मेरे मेरे बच्चे आके वापस इसी जन्मभूमि पे रहे, क्या पता मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन इस भूमि पे वापस आके रहे। ठीक टाइम टाइम का फर्क है। देखें, इधर हमें, हम कोई लालच के लिए नहीं जा रहे। आपको ये समझना है कि हमारी जो ये इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी वगैरह, ये सेकंड है, ये भी रीजन है, पर ये स्टेज 2 है। पहला हमारा है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। जिंदा रहेंगे तो जन्मभूमि को भी इंजॉय कर लेंगे। फिर आप हमारे में एक ये भी तो कॉन्सेप्ट है ना कि ये कलयुग है, वो त्रेता युग था। त्रेता, द्वापरा और अब ये कलयुग, सबसे आखिरी युग। वक्त का भी फर्क है, जमाने का भी फर्क है, हालातों का भी फर्क है। और उस टाइम पे जान का वो नहीं था, वो जो लंका का था, आप अगर डिटेल में और पढ़ेंगे तो लंका पे अटैक करने से पहले ही उन्होंने विभीषण को, जो रावण के भाई थे, उनको राजा बना दिया था। मतलब अटैक करने से पहले ही। ये नहीं कि अटैक को जब वो जीत गए और रावण को हरा दिया, और जब उसके बाद जाके विभीषण को ताज पहनाया, ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है। जब वो राम सेतु भी बनाने से पहले, जब राम सेतु रामेश्वरम पे वो थे, अभी तक ब्रिज भी नहीं बना था, उधर विभीषण इनको मिले थे, क्योंकि रावण ने विभीषण को निकाल दिया था, क्योंकि विभीषण ने कहा था कि आप गलत कर रहे हो, तो उसको निकाल दिया। तो विभीषण जब सारा वो लंका से जब मेनलैंड इंडिया पे पहुंचे, तो वहां पर राम और अपनी सेना के साथ खड़े हुए थे। अभी अटैक भी नहीं हुआ, अभी वो ब्रिज बनी भी नहीं है। और उसको राजा पहले से ही डिक्लेयर कर दिया गया, बना दिया गया, उसकी राज जो ताजपोशी होती है वो कर दी गई थी। कर दी तो गई। दैट इज द डिफरेंस। वी नेवर हैव अ माइंड, ट्राई ही नहीं है। हाँ, प्रॉस्पेरिटी के लिए अगर हमें किसी जमीन पे जाना पड़े, किसी देश में जाना पड़े, हम प्रॉस्पेरिटी के लिए जाएंगे। वो हमारा माइंड सेट है, हम प्रॉस्पेरिटी के लिए जाएंगे। वो तो हम जा ही रहे हैं ना, आप पूरी दुनिया में इंडियन डायस्पोरा देख ही रहे। कॉन्कर करने हम कभी नहीं गए। पिछले 1 लाख सालों में इंडिया ने किसी पे अटैक नहीं किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया कहीं गया नहीं। इंडिया में एम्पायर इंडोनेशिया पे भी रूल करता था, वियतनाम पे भी रूल करता था, थाईलैंड पे भी रूल करता था।
ठीक है, उनके जो फिर लेकिन उन्होंने अटैक करके नहीं, पहले उन्होंने शादियां की, अलायंसेस किए, ट्रेड किया, वो इस तरीके से आगे बढ़े। और जब वक्त आया तो वो खत्म भी हो गए। इसी तरह चंपा, उनके जो सक्सेसर्स हैं, चंपा डायनेस्टी थी। ये साउथ चाइना सी का असली नाम चंपा सी है। साउथ चाइना सी तो अभी आया है ना, 100 साल पहले। इससे पहले क्या था, चंपा सी था इसका नाम। उनके औलादों, उनके बच्चों के आगे रिश्तेदारों की वो डायनेस्टी थी। और चोला डायनेस्टी दुनिया की सबसे लंबी चलने वाली डायनेस्टी थी। इवन रोमन एम्पायर भी 1000 साल बाद गिर गया था, ये 1500 साल तक ये डायनेस्टी चली है। ये एम्पायर 1500 साल तक चला है। ठीक है। जबरदस्त जी, बड़ा बड़ा डिटेल में आपने इसका आंसर किया दिलीप भाई। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर मैं पाकिस्तान की यूथ हूं, आप भी पाकिस्तान के नौजवान हैं, इस मुश्किल टाइम में मुझे और आपको, हिंदू और मुस्लिम को, एक इंसान बन के मिल के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करने की जरूरत नहीं है? क्या आपको ये नहीं लगता कि ऐसे टाइम में आप जैसे इंटेलेक्चुअल, आप जैसे जो एजुकेशन को समझते हैं, वैल्यू को समझते हैं, अवेयर हैं, क्या यहाँ पे रहते हुए आप यहाँ की सोसाइटी को चेंज करने की कोशिश करें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए? सर, दुनिया भर में है ना, झूठ की कीमत होती है, पाकिस्तान में सच की कीमत अदा करनी पड़ती है। हम इंटरव्यू देने से पहले आपसे सवाल पूछते हैं, टॉपिक मैं सवाल पूछता हूँ, मैं टॉपिक पूछता हूँ। और मैंने आपको एक दफा बोला भी कि इन इन टॉपिक्स, इन इन सवाल को अवॉइड करें। जब हम पूरा सच ही नहीं बोल सकते, और जब तक आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो उसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? पहले तो ये मानना है कि गलती है, ये मानोगे तो फिर गलती सुधरेगी। बिल्कुल। उस पर फिर काम करोगे, फिर जितना भी वक्त लगेगा, चाहे 4 साल लगे, 5 साल, 10 साल, इधर आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते ना। आइडेंटिफाई करने के लिए सच बोलना, और सच बोलने की कीमत है। ठीक है, बड़ी बात है जी। देविक भाई, अखंड भारत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अखंड भारत का मतलब क्या है आपके, आप जो एक आपने स्टडी किया है, आपके नॉलेज के मुताबिक हर कोई अपना अपना मतलब बताता है। पाकिस्तान में अगर अखंड भारत की बात की जाए तो वो ये समझा जाता है शायद हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू आके कब्जा करेंगे तो उसे अखंड भारत कहा जाता है। आपके ख्याल में अखंड भारत का क्या मतलब है? ऑन लाइटर नोट में बता दूं, अगर हिंदुओं की, अगर मुस्लिम कंट्री में भी अगर हिंदू लीडरशिप हो ना, तो वो मुल्क ज्यादा अच्छा चल लेगा। हमारे पाकिस्तान का एग्जाम्पल आप ले लें। ठीक है, अब हम सीरियस चीज पे आ जाते हैं, अखंड भारत। देखिए, वो पुराना जो कॉन्सेप्ट है ना, पाकिस्तान आज से 50 साल पुराने कॉन्सेप्ट को आज 2023 में बेच रहा है कि वो टुकड़े जो इंडिया से अलग हुए हैं उनको इंटीग्रेट कर लिया जाए वापस, इंडिया में बताया जाए उसको। वो मतलब उनकी जो अपनी आइडेंटिटी है, चाहे पाकिस्तान की अपनी है, अफगानिस्तान की अपनी है। ओमान वॉज पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ओमान भी इंडिया का पार्ट था, ओमान भी इंडिया से अलग हुआ। तो इनकी आइडेंटिटी खत्म कर दी जाए। ऐसा वो पुरानी जो सोच है, वो वक्त वक्त पे सोचे होती है, वो खत्म हो गई। वो 1900 में जो ये था खत्म हो गई, 2000 के बाद एक नई सोच आई। आज के वक्त में अखंड भारत है, लाइक यूरोपियन यूनियन। हम्म। हर कंट्री सॉवरेन कंट्री ही रहेगी, हर कंट्री का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, हर कंट्री का अपना आर्मी होगी, अपनी ट्रेड होगी, अपनी करेंसी, करेंसी शायद सिमिलर हो जाए, पर बाकी हर एक चीज अलग रहेगी। उसकी बाउंड्री भी रहेगी, बॉर्डर की जो होती है ना, वो भी रहेगी, हर चीज रहेगी। एक मुल्क को आपको ऊपर रखना पड़ेगा। ठीक है, और सबको साथ मिलके चलना है, लेकिन उस सबके साथ में अब उसके अंदर जितने भी मुल्क हैं उस यूनियन में, चाहे आप उसको इंडियन यूनियन कह लें इंग्लिश में, या हम हिंदी में अखंड भारत कह लेते हैं, अब उस ग्रुप में सबसे ताकतवर इंडिया है, तो सबसे ऊपर इंडिया ही रहेगा ना। ठीक है, जैसे यूरोपियन यूनियन है, तो यूरोपियन यूनियन में सबसे ताकतवर फ्रांस है, तो नंबर 1 फ्रांस की चलती है, दूसरी जर्मनी की चलती है। बाकी यूरोपियन यूनियन में इतने इतने से मुल्क है, लेकिन देखे ना, यूरोपियन यूनियन में सबके बॉर्डर अलग है, सबकी आर्मी अलग है, सबके कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, सबके कानून अलग है, हर चीज उनकी अलग अलग है, लैंग्वेजेस भी अलग है। लेकिन वो साथ मिलके चलते हैं अपने पूरे कॉन्टिनेंट को। अब ठीक है। देखें, ये जो बकवास करते हैं ना, ये अखंड भारत आज के टाइम में, आज के टाइम में अखंड भारत में आपको पता अखंड भारत के कितने टुकड़े हैं? वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, उसके बाद आपका ये जापान, फिलीपींस, उसके बाद आपका ये चाइना का कुछ हिस्सा भी उसके अंदर आएगा, तिब्बत, आपका अफगानिस्तान, ईरान, आधा आधा ईरान आएगा उसके अंदर। उसके बाद आपका पूरा पाकिस्तान, ओमान, बांग्लादेश,
उसके बाद आपका ये आ गया, म्यांमार आ गया आपका, ठीक है, श्रीलंका आ गया, इंडोनेशिया आ गया। ये कुछ 16-17 मुल्क बनते हैं। दिलीप भाई, लेट्स सपोज अगर ऐसा होता है कि अगर जिसे आप कह लें यूनाइटेड इंडिया कह लें या इंडियन यूनियन कह लें, तो ये तो एक बहुत बड़ी पावर बन के सामने आएगी। और ये तो मतलब ये जो उनसे है बड़े बड़े जो यूनियन बने हैं, अगर वेस्ट की बात करें या दूसरे जितने भी हैं, वो तो इसके आगे कुछ भी नहीं नजर आएंगे फिर। देखिए अगर ये यूनियन बन जाता है तो इसकी ताकत क्या होगी, देखें उसके ऊपर तो कैलकुलेशंस मैंने नहीं की हैं, लेकिन कुछ कैलकुलेशंस जो ऑनलाइन पड़ी हुई हैं, जो मैं आप पूरे का पूरे आसियान कंट्रीज को क्यूमुलेटिवली देखें, तो पूरे आसियान कंट्रीज का जितना जीडीपी है और इंडिया का जो जीडीपी है, वो इंडिया से शायद कुछ बिलियन ऊपर है, कुछ 100 बिलियन ऊपर है, और आबादी में इंडिया से कम है। सेम अगर आप अफ्रीका को उठा के देखें, तो पूरे के पूरे अफ्रीका की जो 54 कंट्रीज हैं, उनकी पॉपुलेशन इंडिया से कम है और उनकी जीडीपी भी इंडिया से कम है, 3.2 या 3.3 ट्रिलियन डॉलर है। सेम अगर आप मिडिल ईस्ट को कंपेयर करें, मिडिल ईस्ट को भी छोड़े, आप अरब वर्ल्ड उठा लेते हैं, अरब लीग जिसमें 22 मुल्क हैं, पूरा बड़ा ग्रुप उठा लें, तो उनकी भी जो जीडीपी है वो इंडिया से कम है, उनकी आबादी भी इंडिया से कम है। तो देखिए अभी अगर ये यूनियन बन भी जाता है, इंडिया अकेला फिलहाल तीन यूनियंस को तो टक्कर दे रहा है, और अगर ये यूनियन बन जाता है तो ये फिर जाके आपके यूरोप को भी टक्कर दे सकता है, और डेफिनेटली। यूरोप को भी टक्कर दे देगा, क्योंकि सबसे बड़ी दुनिया में यूनियन हाँ यूरोप ही है। ऐसे आपको देखे ना 300, हाँ आप देखे ना 100 बिलियन अफगानिस्तान के आ गए, ठीक है, 100 सवा 100 बिलियन आपके ओमान के हैं, आपकी 300 बिलियन पाकिस्तान की है, 3.7 ट्रिलियन आपके इंडिया की है। उसके बाद आपके बांग्लादेश उठा ले, बांग्लादेश की कुछ 500, 450, 500 बिलियन उसकी है। ऐसे ही करते जाए तो 15 मुल्क है, जिसके अंदर जापान जैसा बड़ा मुल्क भी आता है। ठीक हो गया। देविक भाई, मसला क्या है? आप भी उसी उन्हीं स्कूलों में पढ़े हैं, वही एजुकेशन सिस्टम आपने देखा जो मैंने देखा, और जो चीजें जो इश्यूज वहां पे रहे हमारे एजुकेशन सिस्टम में रहे या अभी हैं, क्या समझते हैं? क्या ऐसी चीजें हमें बताई जाती हैं कि मेजोरिटी की अगर बात करें तो हम नॉन मुस्लिम की, हमें मतलब पाकिस्तान में बताया जाता है जी नॉन मुस्लिम हमारे दुश्मन है, कभी हमारे दोस्त नहीं हो सकते। लेकिन चाइना हमारा दोस्त बन के बैठा है, वहां पे हमारी अकल काम नहीं करती। हमारा दूसरा, अगर अमेरिका की बात करें, हम फख्र महसूस करते हैं जी अमेरिका ने बड़ा हमारे साथ रिलेशन बेहतर रखा था। रशिया की बात करें तो ये इंडिया ही, सिर्फ हमारे माइंड में क्या सिर्फ इंडिया को ही नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया है? नहीं डिक्लेयर देखे पूरी दुनिया को किया हुआ है, लेकिन ये क्या पूरी दुनिया से पैसे आते हैं ना, और फर्क सिर्फ इतना है कि फिलहाल हम पूरी दुनिया को नफरत के चश्मे से नहीं देखते। नहीं, नहीं तो आप पाकिस्तान में देख लें, सबसे ज्यादा नफरत पहले इंडिया से है, फिर इसराइल से है, फिर अमेरिका आ जाता है। ये वही अमेरिका है जिसके ऊपर, जिसके पैसों पे पूरा मुल्क पल रहा है, अभी भी वो अभी भी पल रहा है, अभी भी पैसे वहां से ही आ रहे हैं आपके। पहली इमदाद जो सितंबर 1947 में आई, वो भी आपकी अमेरिका से ही आई। लेकिन तीसरे नंबर पे आप किसी से पूछे तो सबसे ज्यादा नफरत पाकिस्तान में अमेरिका से ही करेंगे लोग। और और जहां अगर भी उनका मैं, अमेरिकन पासपोर्ट दे दो तो पहली तौर पे भाग भी जाएगा। ठीक है। भाग भी जाएंगे। तो ये देखे ना, ये हमारा एजुकेशन सिस्टम ने हिपोक्रेट्स पैदा किए हैं, ठीक है, हिपोक्रेट्स, लिटरली। और फिर नफरत तो आपकी एजुकेशन सिस्टम में और तो किसी के खिलाफ नफरत नहीं डाली, थोड़ी बहुत इसराइल के खिलाफ है, लेकिन इंडिया के खिलाफ तो आप देखें ना, मीडिया खोलें तो इंडिया के खिलाफ, आप बुक्स खोलें तो इंडिया के खिलाफ, आप कॉलेज जाएं तो खिलाफ, आप यूनिवर्सिटी लेवल पे भी चले जाएं उधर भी इंडिया के खिलाफ, ठीक है, आप पॉलिटिक्स देखें तो वो इंडिया के खिलाफ। अब क्या तीन नस्लें यही पढ़ रही हैं। एक बच्चा ग्रूम कैसे होगा? बच्चा बड़ा हो रहा है, माँ बाप भी तो उसी एजुकेशन सिस्टम से निकले, दादा दादी भी उसी एजुकेशन सिस्टम से निकले, वो उसी को वो सिखा रहे हैं। स्कूल में जाओ तो वो ही चीज सिखा रहे हैं, टीचर भी तो उसी एजुकेशन सिस्टम से तो आया है, टीचर भी खुद उसी दिमाग का है। और देखिए इसको बदला कैसे जा सकता है, फौरी तौर पे अगर हमें किसी को बदलना है, फौरी तौर मतलब 10-15 साल में, तो पाकिस्तानियों को पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। और अगर स्लोली बदलना है तो एजुकेशन सिस्टम बदलो, तो वो तो 70 साल लगेंगे, जब अगली 3 नस्लें आएंगी तब जाके सुधरेगा कुछ। फौरी है कि आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, हमने एक्स्ट्रा पढ़ी है। मेरे घर में मैंने कभी गिनी तो नहीं, लेकिन हजारों किताबें, हजारों में ही है, कुछ 100 में नहीं है मेरे पास। 3-4 हजार तो मेरे पास आराम से घर में किताबें होंगी। हम डॉन इकबाल पढ़ते हैं, हम उर्दू नहीं पढ़ते। उसकी वजह सिर्फ एक है, ये नहीं कि, हाँ फर्क काफी ये अच्छा नहीं है कि आइडिया हम हो रहा है कि उर्दू। आप काफी नॉलेज रखते हैं और काफी स्टडी करते हैं, जो कि बड़ी अच्छी चीज है। और यूथ में अगर ये चीज आएगी तो डेफिनेटली हमें सच का पता चलेगा।
मैं हमेशा ये कहता हूं कि सच कभी छुप नहीं सकता। मैं आज झूठ बोलूंगा या आप आज झूठ बोलेंगे, वो एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 साल बाद वो एक्सपोज होगा। तो हमें सच का सामना करना ही पड़ेगा। सच की फिर सर इधर मुल्क में फिर कीमत खत्म करें तो हम तो बहुत सच बोल सकते हैं। हम तो फिर हम लोग उठाएंगे पर 1918 से उठाएंगे सच। क्योंकि एक भी चीज सच्ची नहीं पढ़ाई गई है। एक लाइन अगर कोई सच्ची लिखी हो ना किताब में तो मैं बोलूँ एक लाइन मैंने। और सर सबसे बड़ी बात, मैं पाकिस्तानी सिस्टम से नहीं पढ़ा, मैं कैम्ब्रिज सिस्टम ओए लेवल किया हुआ मैंने। जबरदस्त। और आपको पता है कि ओए लेवल की किताबें पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से बनाई जाती है। तो हाँ, मैंने कैम्ब्रिज सिस्टम में रहते हुए भी पढ़ा क्या है, वही झूठ पढ़ा है मैंने। क्योंकि पाकिस्तान में जो कैम्ब्रिज का सिस्टम या जो सिलेबस है वो तो हमारे हिसाब से आएगा ना। हमारे हिसाब से तो होना चाहिए पर हमारे मतलब का नहीं होना चाहिए ना, मर्जी का। इधर मर्जी का बना हुआ है, मतलब उधर भी झूठ ही लिखा हुआ है सारा। ठीक तो है। आप इस चीज का अंदाजा लगाएं कि मतलब जिस एजुकेशन सिस्टम को पाकिस्तान में बहुत अच्छा बोला जाता है ना, मैं उससे पढ़ के भी मैंने पढ़ा झूठ ही है। और आप पाकिस्तानी किताबें ना पढ़ें, आप पाकिस्तानी किताबें भी झूठ लिखी हुई हैं। आयशा सलीम कितना बड़ा नाम है पाकिस्तान का हिस्टोरियन। बिल्कुल बिल्कुल। उसने जिन्ना के ऊपर 6 किताबें लिखी है सर। एक किताब अगर उस इंसान ने सच लिखी हो, एक किताब उसने सच लिखी हो, एक किताब में उसने रेफरेंस दिया हो, 6 की 6 किताबें झूठ। मेरे पास जो 6 की 6 पढ़ी है, सोल स्पोक्स पर्सन है, सेल्फ एंड सॉवरेनिटी है, ये दो तो मेरे पास अभी भी पढ़ी नहीं, इधर इधर। दीपक भाई, आपको नहीं लगता कि अब सोशल मीडिया की वजह से, इंटरनेट की वजह से, गूगल की वजह से लोग तेजी से सच की तरफ जा रहे हैं? पाकिस्तान की अगर खासतौर पे बात करें। अमेरिकन किताबें पढ़ी, पाकिस्तान नहीं सर देखें, पाकिस्तान में लोग सोशल मीडिया पे हमारे जैसे कितने होंगे जो सच की तरफ जा रहे हैं? 5%। और सर वो 5% ही रहेगा, वो नहीं बढ़ने वाला। क्योंकि ये हमारे जो गवर्नमेंट और सोसाइटी को मिलके काम करना है। एक अगर गवर्नमेंट जी जान भी लगा दे कुछ नहीं होना, अगर सोसाइटी जी जान लगा दे और गवर्नमेंट कुछ ना करे तो भी नहीं होना कुछ भी। ठीक है, दोनों को मिलके काम करना है। आप बताएं, मैं सारे यूट्यूबर, सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर से पूछता हूँ, आप लोगों की मेजोरिटी व्यूअर्स कहाँ से आती है? मैं तो ओपनली कहता हूँ कि मेजोरिटी आपके सवाल। हमारा जो कंटेंट है वो दरअसल एजुकेटेड लोग देखते हैं, या फिर हमारा जियो पॉलिटिक्स के हवाले से कंटेंट रहता है। मोस्टली लोग इंडिया से ही हमें देखते हैं। मैं अगर ओपनली कहूँ कि 70% के करीब हमें इंडिया से लोग देखते हैं, तो मैं इसमें मुझे कोई शर्म की बात नहीं है। लेकिन उसमें रीजन ये सामने आती है कि पाकिस्तानियों का शायद अभी हमें इस चीज की तरफ लाया ही नहीं गया। हम अभी भी प्रैंक्स, हम अभी भी जो सोशल एक्सपेरिमेंट्स, हम अभी भी जो कर रहे हैं एक दूसरे को मजाक बनाना, नो डाउट वो भी एक चीजें बेहतर है अपनी जगह। हम भी अपने जो टीन एज में या अपने उस स्कूल लेवल में, कॉलेज लेवल में करते होंगे। लेकिन अब मैं ये समझता हूं हमें जियो पॉलिटिक्स को पढ़ना है, जियो पॉलिटिक्स को समझना है। सर देखें ये चीज आप जो आपके जो बात कही जो व्यूअरशिप के ऊपर, उसके आपके सवाल का तो आधा जवाब उसी के अंदर आ गया। ठीक है। दूसरी बात देखें, ये आता है माँ बाप से, ये आता है घर से, ये आता है आपकी सराउंडिंग से, दोस्तों से। एक बंदा भी सुधर जाए, मैं अगर सुधर गया तो इसका मतलब ये, या मेरे घर पे माहौल ऐसा था तो मैं ऐसा हुआ इस वजह से नहीं। मेरे दोस्त भी ऐसे ही थे मेरे जैसे। तो मैं दोस्तों के साथ भी हम बैठ के बकवास नहीं सर मैं ओ लेवल में हमने ये जियो पॉलिटिक्स डिस्कस करना शुरू कर दी थी। ओ लेवल मतलब 8वीं बिल्कुल। पास, 9th 10th में। हम तब से दुनिया को बैठ के पढ़ रहे हैं। ठीक है। हम लोग भी दरअसल ड्रामे हम आज भी देखते हैं, इतने बड़े होने के बाद भी हम ड्रामे, द कपिल शर्मा शो लगा के बैठे हुए हैं, कभी मूवी लगा के बैठे हुए हैं, कभी क्या कर रहे हैं। पर टाइम है ना। एक फर्क है पाकिस्तानी में, उनको सर नॉलेज नहीं चाहिए। आप कुछ रिएक्शन चैनल्स हैं, मैं उनका अभी नाम नहीं लूंगा, पाकिस्तान के जो वीडियोस पे रिएक्ट करते हैं, वो एजुकेशन वीडियो पे सर 20 मिनट का रिएक्ट करेंगे, आगे 1 घंटे की वीडियो, वो बाकी की वो 40 मिनट खा जाएंगे। एजुकेशन सर उनको नहीं सुनाई दी जाती, उनको पसंद नहीं है वो सुनना, वो दिमाग चलाना। आप कितना भी सिंपल करके समझा दें, बिल्कुल। आप पंजाबी में ही लेक्चर दे दें,
ठीक है, फिर भी ध्यान तो देना है ना, दिमाग तो लगाना है ना, आप कितना सही है। भी सिंपल करो उसको समझने के लिए ध्यान तो देना है ना। मेरी हमेशा इसीलिए ये कोशिश रहती है कि बिल्कुल आम अल्फाज में, जो पब्लिक के अल्फाज हैं, पब्लिक की लैंग्वेज है, उसमें जाके पब्लिक तक बात पहुंचाऊं। और मैं ये समझता हूँ कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। आप डिसएग्री कर सकते हैं, देखने वाले में भी डिसएग्री, लेकिन मैं ग्राउंड में जब जाता हूँ मुझे आइडिया है कुछ ना कुछ लोगों की सोच में चेंज आ रहा है। लेकिन आपकी बात के मेरे अकेले से कुछ फायदा शायद नहीं होने वाला। हमें ये सोसाइटी को इस तरीके से डेवलप करना है, सोच बदलनी है और गवर्नमेंट के साथ मिलकर बदलनी है। देखिए शोएब भाई, मैं आपको ये चीज बताऊं, जो आप चेंज कह रहे हैं ना, शायद आपको फील हो रहा हो, लेकिन मैंने भी पूरा पाकिस्तान घूमा है, लाहौर भी पूरा चप्पा चप्पा क्या, लाहौर ये बड़े शहर छोड़े, मैंने गांव देहात भी घूमा है। आज से पहले भी, आज से 10 साल पहले भी 5% था, आज 10 साल बाद भी वही 5% है। और जो फिलहाल हालात नजर आ रहे हैं, मैं उसको, उस सरकमटेंसेस को देखते हुए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगले 10 साल भी 5% रहेंगे, अगर कोई चेंज नहीं आया गवर्नमेंट। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये 5% ही रहेंगे, क्योंकि 10 साल पहले भी 5 थे, उससे पहले भी 5 थे। बिल्कुल आपकी इस बात से मैं एग्री करता हूं काफी हद तक। मैं ये मानता हूं कि आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले भी बहुत कम तादाद थी और आज भी कम तादाद है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ लोगों में अवेयरनेस आ रही है। और अगर अवेयरनेस आती है तो इसमें मेरा और आपका और पाकिस्तानियों का फायदा है। इंडिया को कोई ऐसा हमारे से इस टाइम पे फायदा नहीं है। विवेक भाई मुझे ये बताइएगा, दिवेक भाई, कि जिस तरीके से इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, हम चाइना की हमेशा एग्जांपल देते आते हैं। आपके कराची में भी ऐसे रोड हों जहां पे चाइना के बड़े बड़े फ्लैग नजर आपको आते हो। लाहौर में तो ऐसे रोड हैं, प्रॉपर ब्रिज हैं जिनका नाम ही चाइना के हवाले से है। क्या इंडिया को लेके हम इस तरीके से क्यों नहीं करते कि भाई अगर आपने नफरत खत्म करनी है तो पाकिस्तान में अगर हम इंडिया की मूवी देख सकते हैं, इंडिया का ड्रामा देख सकते हैं, इंडिया के जो एक्टर्स हैं वो हमारे लिए मॉडल हो सकते हैं, हम उन्हें फॉलो करते हैं, तो फिर हम इंडिया के पॉलिटिशियंस हों या इंडिया के बिजनेसमैन हों, उन्हें यहाँ पे क्यों नहीं मतलब लेकर आते या उस तरीके से उनसे फायदा क्यों नहीं ले सकते। सर देखिए, बाहर जाने से पहले तो आप जो आपके मुल्क के अंदर है, पहले आप उनको तो इज्जत दें ना, जो मुल्क के हीरोज थे, जो मुल्क की असली हिस्ट्री है इस जमीन के। उसके बाद आपके इस मुल्क के जो अभी पहले जो बिजनेसमैन जो छोड़ के चले गए, क्योंकि अगर आपको याद हो 2005-6 में एक वेव आई थी, जिस वेव में लाखों बिजनेसमैन पाकिस्तान छोड़ के मलेशिया चले गए थे। बिल्कुल। ये एक बीच में 2005-6 में ये दौर आया था। उसके बाद अभी आपका ये दौर आया था 2016-17 में, टेक्सटाइल वाले बांग्लादेश चले गए बांग्लादेश चले गए। बहुत सारे। तो जो पहले आपके पास है, पहले तो उनको ही तो इज्जत कर लें, फिर दुनिया को लाके हम उनकी इज्जत करेंगे। ठीक है। जो अभी आपके हैं वो आप उनको ही नहीं इज्जत दे रहे, चाहे चाहे कहीं के भी हो, चाहे आपके लिटरेचर, आपके राइटर हैं, आर्टिस्ट हैं, जो मर गए वो भी, जो जिंदा है वो भी, जो आने वाले हैं वो भी, चाहे आपके हीरोज हो गए, चाहे किसी भी किस्म का हीरो, चाहे मूवी का हीरो हो, आपकी मिलिट्री का हीरो हो, आर्मी का, चाहे आपकी एयरफोर्स का हीरो है, चाहे आपके फ्रीडम फाइटर्स वाले जो हीरो हैं, जो इस जमीन से निकले हैं, जो 4 सूबे हमारे पास हैं इस जमीन से, पहले आप उनको तो इज्जत दे दें। आप यहाँ पर जो लैंग्वेजेस है, पहले उनको तो लैंग्वेजेस को इज्जत दे दें। पंजाब की असेंबली में पंजाबी में आप स्पीच नहीं दे सकते। आपके पंजाब में पंजाबी नहीं पढ़ाई जाती, हमारे सिंध में सिंधी पढ़ाई जाती है। तो ऐसे यही आप छोटी छोटी चीजें, लेकिन ये कहने में कितनी छोटी सी चीज है, लेकिन आप इसको कभी होल पर्सपेक्टिव में देखें तो ये जनरेशन का माइंडसेट बनाती है। ये पूरे के पूरे जनरेशन को नर्चर करती है। होल में अगर देखेंगे ना 25 करोड़ के ऊपर डाल के ये चीज, तो ये फिर बहुत बड़ी लगती है। बिल्कुल ये चीज सोचने वाली है कि देखें हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, ऑफिस लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है, पसंद हम अरबी को करते हैं, है हम पंजाबी। तो हम एक मिक्स सा अचार हैं जिससे हमारा विजन नहीं क्लियर हो पाता। जब हमारी जुबान कुछ और होती है, माइंड में कुछ और होता है, सोसाइटी में कुछ और देखते हैं, तो चीजें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती नजर आती हैं। दिलीप भाई मुझे ये बताइएगा, आने वाले 10 साल 20 साल में क्या समझते हैं पाकिस्तान किस पोजीशन पे खड़ा होगा, इंडिया किस पोजीशन पे खड़ा होगा। देखिए, मैं आपकी पुरानी बात में दो दो चीजें और ऐड कर दूं। हमारा नाम है मुल्क का पाकिस्तान, वो संस्कृत का स्थान संस्कृत है, कौमी तराना फारसी में है, तो ये भी ऐड करते हुए चले। हाँ बिल्कुल। अब आ जाते हैं आपके करंट सवाल पे। इंडिया तो अगले हाँ, इंडिया अगले 4 या 4.5 साल में आपका थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी। 4 पकड़ लें या 4.5, मतलब 5 से पहले पहले है। जर्मनी को 1.5 साल में ओवरटेक कर लेगा, और आपका फिर 2-2.5 साल लगेंगे जापान को ओवरटेक करने में। तो टोटल 4.5 5 के अंदर अंदर। तो
अगले 10 साल में इंडिया का तो जो प्रिडिक्शन आया है वो ये आया है कि नेक्स्ट आफ्टर 10 years इन 2022, नहीं 2032 में 10 साल बाद इंडिया की जो इकोनॉमी होगी $8.3 ट्रिलियन होगी। ये जो बिल्कुल। दुनिया की बिग फोर और ये बिजनेस कंसल्टेंसीज हैं उनका प्रिडिक्शन है। अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें, देखें करंटली कोई चेंज ऐसा नजर नहीं आया है जिसके ऊपर मैं बोलूं कि हम कहीं आगे कहीं पे भी जा सके। ना मैं आगे का बोल सकता हूँ कि हम ऊपर की तरफ जाएंगे, ना मैं नीचे का बोल सकता हूँ, क्योंकि जो पॉलिसियां इमरान खान ने लगाया अभी तक मुल्क ऐसा ही चलता हुआ आ रहा है। कोई पॉलिसी में चेंज हो ना, 3 साल तो लग ही जाते हैं उसका रिजल्ट आते 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 आते। फल तो हमें 3 साल बाद ही नजर आएगा, लेकिन दिख तो रहा है ना कि फल आएगा। कोई भी ऐसी पॉलिसी, और देखिए पॉलिसी बहुत किस्म की होती है, एक मुल्क के अंदर हर डिपार्टमेंट, हर मिनिस्ट्री, हर सूबे की, हर किसी है, एक पॉलिसी भी आपकी नहीं बदली है। तो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। फिलहाल तो मेरा जवाब ये है, कोई पॉलिसी चेंज हुई तो फिर मेरा जवाब बदल जाएगा कि ये ठीक पॉलिसी चेंज हुई है, इसका ये असर होगा, तो हमारे फ्यूचर में ये चेंज है। ठीक हो गया। जी। बिल्कुल जी, मैं ये समझता हूं कि अगर पाकिस्तान में दिविक भाई जैसे लोग मौजूद होंगे, पाकिस्तान में दिविक भाई जैसे स्टूडेंट, यंग यूथ मौजूद होगी, तो पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। लेकिन अगर पाकिस्तान से ऐसी टैलेंटेड यूथ, पाकिस्तान से ऐसे एजुकेशनल लोग यहाँ से जाने की कोशिश करेंगे या जाना चाहेंगे, या इन्वायरमेंट ऐसा बना दिया जाएगा कि वो मजबूरन यहाँ से जाना चाहें, तो फिर शायद पाकिस्तान आने वाले टाइम में मजीद नीचे की तरफ जाएगा, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। दिविक भाई से बात करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन इंटरनेट इशू रहा। हम भी पाकिस्तान में हैं, दिविक भाई भी पाकिस्तान में है। मुझे अब ये नहीं पता कि इंटरनेट इशू दिविक भाई की वजह से है या मेरी वजह से है, लेकिन पाकिस्तान में है। अब इल्जाम लगाएं तो किस पे, दिविक भाई के इंटरनेट पे या अपने पे, ये समझ नहीं है। खैर, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।